किसी भी फाइल को रीड करेंगे या किसी भी फाइल के ऊपर राइट करेंगे। ऐसा कौन सा फाइल है जिसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं डाटा साइंस में? CSV। तो हम लोग मोस्टली इसमें CSV फाइल के साथ ही डील करने की कोशिश करेंगे। हालांकि और दूसरी फाइल्स है जैसे एक्सेल है या फिर और कोई दूसरे एक्सटेंशन की फाइल है वो भी तुम इससे रीड या राइट कर सकते हो। तो CSV, एक्सेल, टेक्स्ट फाइल कोई भी तरीके की फाइल हो, आज तुमको एक फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं जिससे तुम फाइल को रीड या राइट कर सकते हो। सबसे पहला चीज है अगर CSV फाइल को रीड करना है हमको आज के, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? CSV फाइल को रीड करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं read.csv। ठीक है, और ये तुम लोगों ने ऑलरेडी असाइनमेंट में किया हुआ है read.csv। इसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर देते हैं, जिस वेरिएबल को जैसे ही हम प्रिंट करेंगे वो जो भी CSV का कंटेंट है वो प्रिंट हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा read.csv। यहाँ पे CSV का नाम, अगर ये रूट फोल्डर पे है, अगर ये रूट फोल्डर पे नहीं है तो इसका जो भी पाथ होगा वो पूरा का पूरा पाथ एक्सप्लोरर पे जाके कॉपी करना पड़ेगा और इसके सामने पेस्ट करना पड़ेगा। याद रखना पाथ में स्लैश अलग होता है, उसका स्लैश चेंज करना पड़ेगा। या फिर एक और चीज, जो स्लैश है उसी के सामने डबल स्लैश कर दो तो भी रीड मार दो। तो इस तरीके से हम CSV फाइल को रीड कर लेंगे। उसके बाद CSV फाइल राइट करने के लिए भी सेम चीज है। जैसे कि हमने कोई डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, इससे पहले हमने डाटा फ्रेम क्रिएट करना सीखा। तो हमने सपोज कि कोई डाटा फ्रेम बनाया है जिसमें x और y पे हमने कुछ वेक्टर्स डाल दिए और डाटा फ्रेम में क्रिएट कर दिया। अब उस डाटा फ्रेम को हमने नाम दे दिया। डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं? data.frame। वो फंक्शन का यूज करके हमने डेटा फ्रेम यूज कर दिया है। डेटा फ्रेम को एक डेटा नाम के वेरिएबल पे हमने डाल दिया, ठीक है। उस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसमें जो डाटा है उसको कौन से CSV फाइल पे आउटपुट करना है हमको, वो CSV फाइल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो भी तुम डेटा क्रिएट किए हो विद इन द प्रोग्राम वो CSV फॉर्मेट पे आउट हो जाए। सपोज करें कि हमने कोई एनालिसिस किया किसी चीज का, सपोज करें कि मैंने ट्विटर का डाटा खींचा, किससे? सेंटिमेंटल एनालिसिस, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले देखा ट्विटर का। तो उसमें मैंने क्या किया, ट्विटर का डाटा मैंने लाइव डाटा जो भी है फीड से मैंने खींचे ट्विटर पे, ठीक है। वो जो मैंने डाटा खींचा है वो तो डाटा फ्रेम के रूप में अभी मेरे पास आप पे अवेलेबल है ना। अब उसको मुझे CSV पे डालना है ताकि और दूसरे प्रोग्राम में मैं उसको यूज कर सकूं या फिर और दूसरे लोग उसको यूज कर सकूं। मैं क्या करूंगा, उसका डाटा फ्रेम यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद जहां पे मुझे सेव करना है उसका पाथ लिखूंगा मैं, और लास्ट में mydata.csv है, जो भी नाम देके .csv का लिख के हम उसको आउटपुट करा देंगे। तो जो भी बाहर आउटपुट फाइल आएगी वो CSV फाइल हमने को मिल जाएगी। ये क्लियर हुआ कैसे रीड या राइट करना है? सबको क्लियर है? तो इस तरीके से हम CSV फाइल में कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फाइल को रीड या राइट करते हैं। इसके अलावा कुछ R में रेडीमेड डाटा सेट्स आते हैं। जैसे कोई भी चीज हमको एक्सपेरिमेंट करनी है R पे, तो मैं बार बार ऐसे डीप डाटा करके फिर उसका स्लैश टेढ़ा करके फिर बहुत कंजट काम है। इसलिए हम कुछ रेडीमेड डाटा सेट्स का उपयोग करते हैं। कैसे केसेस में? जब हमको सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने, कुछ अपना मेथड्स, नया मॉडल सीखना है, उसको ट्राई करना है, तो हम चुपचाप यहाँ से उठाएंगे R का रेडीमेड डाटा सेट, जैसे आइरिस का डाटा सेट है। मैं लिखूंगा डाटा, इसके अंदर आइरिस, इसके आगे जो भी डाटा फ्रेम का नाम है उस डाटा फ्रेम का नाम लिखूंगा। तो ये जो आइरिस का डाटा सेट है उस डाटा फ्रेम के अंदर चला जाएगा और उस डाटा फ्रेम को मैं जो भी एक्सपेरिमेंट मॉडलिंग के लिए मॉडल बिल्ड करना है, उसके ऊपर डीप न्यूरल नेटवर्क करना है, मशीन लर्निंग जो करनी है मैं कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो इससे मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड डाटा सेट से आज प्रोवाइड कराता है। सिर्फ आइरिस नहीं है, ऐसे बहुत सारे डाटा सेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ कंट्रीब्यूटेड डाटा सेट है। ये कौन सा डाटा सेट हुआ? रेडीमेड, जो आपके पास ऑलरेडी है। इसके बाद कुछ कंट्रीब्यूटेड डाटा सेट्स हैं जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किए हैं। जैसे कि ओपन सोर्स पे हम लोग कभी-कभी कंट्रीब्यूशन करते हैं कोड्स का, वैसे ही कुछ लोगों ने डाटा सेट्स कंट्रीब्यूट किए हैं आज। अगर वैसे डाटा सेट्स को भी यूज करना है तब भी ये सेम रहेगा। लेकिन कंट्रीब्यूटेड डाटा सेट्स में कैसे डाटा सेट्स आएंगे? जैसे कि एम्प्टी कार्स,
ये कंट्रीब्यूटेड डाटा सेट है, इसके अंदर कार की पूरी डिटेल है, कौन सा कार है, उसका क्या डायमेंशन है, टॉर्क क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे कार का एनालिसिस करना है, ये कंट्रीब्यूटेड, किसी ने कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद यहां तक हमने लिख लिया। इसके बाद एक्सटर्नल फाइल्स के साथ अगर आपको डील करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्सटर्नल फाइल्स को रीड कैसे करेंगे? पहला चीज है रीडिंग इन एक्सटर्नल डाटा फाइल्स। सो यू कैन रीड इन डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल्स सच एज एक्सेल फाइल। किसे हम रीड कर सकते हैं? एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल्स, डाटाबेसेस। डाटाबेसेस कौन-कौन से डाटाबेसेस जानते हो? SQL, MongoDB, PHP। अच्छा, SQL और MongoDB में क्या डिफरेंस है? MongoDB में टेबल फॉर्मेट में इसमें होता है आज पता करके आना। आज पता करके आना कि MongoDB कौन सा डाटा यूज करता है और SQL कौन सा डाटा यूज करता है, मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सटर्नल डाटा फाइल्स हो सकते हैं, उसका हम लोग फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि रीड एक्सेल, रीड टेबल, डेटाबेस, और भी डेटाबेस, गेट क्वेरी, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हमको डाटा राइट करना है तो क्या करेंगे? हम राइट टेबल या फिर GG सेव, इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? GG सेव। फॉर एग्जांपल सेविंग अ प्लॉट टू अ फाइल। अगर अपने को कोई प्लॉट सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे? कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे GG प्लॉट का यूज करके एक प्लॉट बना दिया। उसके बाद GG सेव का यूज किया हमने, उसका नाम जो भी हमने डिसाइड किया वो लिख देंगे, इस नाम से वो फाइल सेव होगा, उसका विड्थ कितना होगा, उसका हाइट कितना होगा, और भी कुछ पैरामीटर होते हैं। इस तरीके से GG सेव करोगे, जिस भी फाइल लोकेशन पे GG सेव करोगे वहां पे जाके ये इमेज सेव हो जाएगा, जो भी तुमने प्लॉट बनाया वो इमेज सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इंटरनल फाइल्स कैसे रीड करते हैं, एक्सटर्नल फाइल्स कैसे रीड करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हमने CSV को एक्सपोर्ट करना देख लिया, इमेज को एक्सपोर्ट करना देख लिया। लास्ट है एडहॉक ऑब्जेक्ट्स। एडहॉक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि यू कैन यूज फंक्शंस सच एज सेव IDS एंड रीड IDS टू सेव एंड लोड R का ऑब्जेक्ट एंड from to and from files, तो फाइल से या फाइल में। उसका एग्जांपल देखो, सपोज करें कि कोई डाटा है, उसको सेव करना है .IDS फॉर्मेट पे या फिर उसको लोड करना है .IDS फॉर्मेट पे। तो सेव जब भी करना है तो सेव IDS करेंगे, रीड जब भी करना है तो रीड IDS करेंगे। ये समझ में आया? IDS होता क्या है? हाँ नहीं, रिलेशनल डाटाबेस नहीं था। हाँ IDS स्टैंड फॉर R डाटा सीरियलाइजेशन। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स तुम क्रिएट करते हो R स्टूडियो में वो .IDS नाम से एज इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो .IDS नाम से सेव हो रहे हैं। तो उसको अगर तुमको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? ये
फंक्शन में जो पैरामीटर हम x और y जो पास किए हैं वो इससे पहले हमने x और y कहीं तो बनाया हुआ है, उसके पैरामीटर्स पास किए। डाटा देखो यहाँ पे हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, यहाँ पे डाटा फ्रेम क्रिएट करना है जिसमें x की वैल्यू x के बराबर है, y की वैल्यू y के बराबर है। इसमें जो x और y है तो हमने कहीं पे डिफाइन कर देंगे कि x ये वेक्टर है, y ये वेक्टर है। राइट, तो बात हो गया। हां, और जो बात के दो है वो डिफाइन किए। ये कौन सी, ये वाले जो x और y, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये x और y कहीं पे डिफाइन कर देंगे। x इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर, y इज इक्वल टू ये वेक्टर। बट ये मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हां, क्यों नहीं बना सकते? देखो यहाँ से बेसिकली लिस्ट बन रहा है। ये डाटा क्या है, एक वेरिएबल है जो क्या कंटेंट कर रहा है, लिस्ट कंटेंट कर रहा है, जिसमें एक x का वेक्टर होगा, एक y का वेक्टर होगा। x और y का वेक्टर को कंबाइन करके क्या बना रहा है, वो लिस्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको कंफ्यूज मत हो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको इग्नोर कर दो। सेव आरडीएस और लोड आरडीएस, रीड आरडीएस करना आ गया, इतना तो आ गया ना। इसके बाद कोई भी तुम्हारा डाटा फ्रेम है, कोई भी डाटा है, इसको इग्नोर कर दो। कोई भी डाटा तुमने सेव किया है उसको अगर सेव करना है तो सेव आरडीएस, और कोई डाटा किसी और ने बनाया है उसको तुमको अपने फाइल पे लोड करना है तो लोड आरडीएस या रीड आरडीएस। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है सर, जो उनके नाम है कीवर्ड्स जो है उनके नाम ये वेरिएबल नहीं बनाते, ये कीवर्ड नहीं है, वो कॉलम है। कीवर्ड के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते? एक्स और वाई कीवर्ड नहीं है, वो कॉलम का नाम है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सेकंड पार्ट जिसका नाम था रीडिंग और राइटिंग फाइल्स। ये सब कुछ क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं अपन क्विज पे।